Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing great. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we will start chapter number 7 of the novel Goodbye Mr. Chips. In chapter 6 we discussed that how Catherine influenced the life of Mr. Chips and life and personality of Mr. Chips, and what revolutionary ideas she had. And she was influencing not only Mr. Chips but also Brookfield, and she took certain revolutionary steps like she arranged a match between the missionary boys and the boys of Brookfield, and people loved it. Those boys loved it, and they remembered her. They could recall her year after, just because of that match. So in chapter number 7, again there is a continuation of this Catherine theme. We will be seeing that how Catherine and Mr. Chips are going along together, and Brookfield is actually an inseparable part of their life. So let's start chapter number 6, and I am on page number 60. So better open up your books, be on page number 6. I am going to start the chapter 7. And so it stood, a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in a thousand recollections. Writer is saying that Catherine is like a warm and vivid patch in his life. कैथरीन की ये जो यादें थी या कैथरीन के साथ जो गुजारा हुआ वक्त था वो ऐसा था जैसे कि एक बहुत ग्लोई, एक विविड वार्म पैच उसके लिए, एक बहुत ही खूबसूरत एक एहसास था उसकी ज़िंदगी में. मतलब ओवरऑल उसकी ज़िंदगी बहुत डल थी. कैथरीन बहुत थोड़े अरसे के लिए उसकी ज़िंदगी में आई. वो जो थोड़ा अरसा था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि हम अक्सर कहते हैं ना, मखमल में टाट का पैवन, तो हम यहाँ कह सकते हैं टाट में मखमल का पैवन. यानी उसकी पूरी ज़िंदगी टाट जैसी थी, बिल्कुल डल थी. लेकिन वो जो कैथरीन के साथ गुजारा हुआ वक्त था वो बहुत अच्छा था, वार्म एंड विविड पैच. और वो कैसा था, वो रेडियंस जो है वो निकल, मतलब वो एक चमकदार, एक रोशन एक था उसके लिए, जो कि किस सूरत में उसके पास मौजूद था. उसके पास मौजूद था जनाब उसकी यादों की सूरत में. कलेक्शन कहते हैं बेटा याद. ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट्स. अब ये कुछ यादें हैं जो वो मुस्तकिल आपको बताएगा लाइन से. ट्वाइलाइट मिसेस विकेट, शाम का वक्त मिसेस विकेट के यहाँ. व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग फॉर अ कॉल ओवर. जब स्कूल बेल बजती थी, क्लैंग मतलब बजना, जैसे क्लैंग करके बजती है ना स्कूल बेल. जब कॉल ओवर के लिए बेल बजती थी तो ये लोग मिस्टर विकेट्स होते, वो ब्रॉट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड. जब भी ये वो मिसेस विकेट के यहाँ बैठा होता है और वहाँ पे ये बेल बजती है तो ये सारी यादें बिल्कुल बादलों की तरह उसके पास आ जाती हैं. मतलब बादलों की तरह एक के बाद दूसरी याद गुजरती है. और ये यादें क्या हैं देखें. कैथरीन इज कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स. एक इमेज उसके जहन से, एक ख्याल जो है एकदम से, या इमेज, एक छवि जो है उसके जहन से गुजरती है कि कैथरीन जो है वो स्कैम्परिंग अलोंग. स्कैम्परिंग मतलब गोइंग फास्टली, जल्दी जल्दी तेज़ी से कदम उठाती हुई वो स्टोन कॉरिडोर्स में जा रही. लाफिंग बिसाइड इट एट सम हॉलर इन द एन ऐसे ही वॉज मार्किंग. और सर्टेन टाइम दूसरी जो याद आती है या दूसरा जो छवि उसके जहन में आती है वो ये है कि कैथरीन इज सिटिंग beside him, and he is marking some paper, and there appears a kind of very silly mistake, a kind of blunder, and she is laughing at that. And then taking the cello part in the Mozart trio for the school concert. और अक्सर वो चेलो पार्ट में चेलो में हिस्सा लेती थी. चेलो इज़ अ काइंड ऑफ अ म्यूज़िक ऑपरेटस, एक म्यूज़िक ऑपरेटस होता है. और जब उसके कंसर्ट्स होते थे तो वो उसमें पार्ट लेती थी. हर क्रीमी आर्म्स स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और जब वो चेलो बजाया करती थी तो उसकी जो क्रीमी आर्म्स हैं, क्रीमी कलर के आर्म, वो ऐसे स्वीप करते थे उस इंस्ट्रूमेंट की जो शीन थी. शीन कहते हैं कवर को, ब्राउन कवर पे. ही कुड इवन रिकॉल her arms and the color of that sheen of the instrument. She had been a good player and a fine musician. वो एक अच्छी म्यूजिशियन थी, अच्छा चेलो बजाती थी. And Catherine furred and muffed for the December house matches. और कैथरीन एकदम से उसके जहन में दूसरा जो ख्याल आता है वो कैथरीन ने फर वाले कपड़े पहने हुए हैं और दिसंबर हाउस मैचेस के लिए वो बिल्कुल तैयार है. कैथरीन एट द गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइजिंग गिविंग. और कैथरीन जो है वो गार्डन पार्टी में एंजॉय कर रही है, जो कि कब हुई थी, जब प्राइज़ गिविंग सेरेमनी थी उसके बाद. कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज. और कैथरीन एडवाइस देती हुई उसे याद आती है
वो अक्सर छोटे छोटे मैटर्स में उसको एडवाइस करती थी और हमेशा एक अच्छी एडवाइस करती थी, विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस हिम. Though he did not always listen to her and did not always accept what Catherine would say, but her advice always influenced him. उसका एडवाइस का एक असर उस पर ज़रूर होता था. जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, चिप्स डियर आई वुड let them off if I were you. After all, it's nothing very serious. चिप्स मैं इन बच्चों को जाने देती अगर मैं तुम्हारी जगह होती. मतलब आई वुड ड्रैग द मैटर, आई वुड रादर गिव देम पार्डन. मैं इनको माफ़ कर देती क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत सीरियस काम नहीं किया है. आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम गो ऑफ बट आई डू. आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन. बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू अगेन. सो चिप्स कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मतलब ये कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है. सो आई वॉन्ट टू pardon them too. I want to forgive them too. But I am afraid if I do forgive them, they will do it again. अगर बच्चों को उनकी गलत बात पे सज़ा नहीं दी जाए, स्टूडेंट्स को, तो वो गलतियाँ जो हैं वो बार बार दोहराते हैं. Try telling them that frankly and give them the chance. But Catherine always opposed him, and she would say कि भाई आप उन्हें फ्रेंकली ये बात बताएं और उन्हें एक चांस देने की कोशिश करें. आई माइट, मैं दे सकता था. एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली दैट वाज सीरियस. वो कहता है आई माइट, हो सकता है मैं दे दूं, लेकिन सर्टेन टाइम ओकेजनली कभी कभी चीज़ें जो है वो बहुत सीरियस भी हो जाती थी. मतलब स्टूडेंट्स को सीरियस मिस्टेक्स जो थे वो कर लिया करते थे. यू नो चिप्स, ऐसे में कैथरीन कहती थी, यू नो चिप्स हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज कूप्ड अप हियर. कूप्ड कहते हैं, कूप बेसिकली कहते हैं जो मुर्गी का डरबा होता है, ठीक है. तो वो कहते हैं कूप्ड अप हियर, आपने इतने सारे, यू हैव स्टफ्ड हंड्रेड्स ऑफ बॉय हियर रियली इन एन अननेचुरल अरेंजमेंट. यहाँ पे आपने भर दिए इतने सारे बच्चे. एंड दिस इज रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट फॉर देम. एंड व्हाई इट इज अननेचुरल? बिकॉज दीज स्टूडेंट्स, these kids, they are far from their homes. They don't have their parents there, they don't have their families there, and they have to follow the strict routine of the college life or the hostel life. So this had been quite unnatural for them. And when you are living in an unnatural circumstances, so you are prone to do mistakes, you are prone to break the discipline. ये इंसानी फितरत है एक, वो मुस्तकिल घड़ी की सुइयों की तरह लगातार डिसिप्लिन में नहीं चल सकता ना. सो कैथरीन सेज व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में सोचो. जब हम ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे आपने भर दिए हैं यहाँ पे, सो दैट व्हेन डाउन ऑन देम एज इट वर so that when anything does occur that ought not to, don't you think it's a bit unfair to come down on them as it were their own fault for being here? तो ऐसे में जब बच्चे कोई गलती कर लेते हैं तो आप it's bit unfair to come down to them. come down मतलब come down on मतलब किसी को क्रैश कर देना या किसी को बहुत ज़्यादा मतलब उन पर गुस्सा होना, एकदम से उनको रूथलेसली रेजिस्ट करना. तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही एक अनफेयर बात है कि आप उनको अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर आप उन्हें सज़ा दें या उनको बहुत रूथलेसली क्रश करें कि और ये तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि आप समझते हैं कि ये उनका फॉल्ट है, वो यहाँ है. डोंट नो अबाउट दैट कैथी, मुझे ये नहीं पता, ठीक है, ये सब मैं नहीं जानता. बट आई डू नो दैट, लेकिन मुझे ये पता है कि फॉर एवरीबडीज सेक वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. हमें यहाँ पे चूँकि डिसिप्लिन रखना है और हम ऐसे किसी को लूज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक बच्चे को लूज़ छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे बच्चे भी करेंगे और ओवरऑल डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा. सो फॉर एवरीबडी सेक, फॉर द इंस्टीट्यूशन सेक, फॉर द डिसिप्लिन सेक, you have to admonish or you have to punish the people or the students for their misbehavior. So let's see what he's saying. One black sheep can contaminate others. एक काली भेड़ जो है वो सबको ख़राब कर सकती है. एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर. कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर गलती करेगा और अगर उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती तो दूसरे बच्चे भी जो हैं वो ब्लंट हो जाएंगे और वो भी क्या करेंगे, गलतियाँ करेंगे, डोंटलेस हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे. After he himself has been contaminated to begin with. वो कहती है अच्छा, लेकिन आखिर उसको भी तो किसी ने बिगाड़ा होगा. After all, that's what probably did happen, isn't it?
ऐसा ही हुआ होगा। मतलब पहली जो गलती होती है, अगर तुम्हें लगता है कि एक स्टूडेंट गलती करके दूसरों को बिगाड़ सकता है, तो आखिर वो खुद भी तो किसी ना किसी गलती के थ्रू बिगड़ा होगा, उसे भी तो किसी ने बिगाड़ा होगा। इसी तरह चीज़ें शुरू हुई होंगी मे बी। तो फिर मिस्टर चिप्स रिप्लाई करते हैं मे बी, हाँ ऐसा ही होगा, वी कांट हेल्प इट, लेकिन हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो वी कैन नॉट ट्रेस द फर्स्ट कॉज, हम जाके पहली कॉज तो ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एनी हाउ आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन द लॉट ऑफ द अदर स्कूल्स। लेकिन मैं इतना बिलीव करता हूँ कि ब्रुकफील्ड जो है वो दूसरे स्कूल से बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो। और हम जो हैं वो, चूँकि एक अच्छा स्कूल है, तो हमारी मज़ीद ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इसको अच्छा ही रखें। बट दिस बॉय चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम। तुम इस लड़के को क्या निकालने वाले हो? द हेड, सैक मतलब बेटा निकाल देना, किसी को फायर कर देना या किसी को घर भेज देना। द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम। मैं तो नहीं निकालूंगा, लेकिन हो सकता है हेड निकाल दे। प्रोबेबली मतलब यकीनन, या मतलब इसके चांसेस हैं गालिबन, जब मैं उसको बताऊंगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और तुम ये बताओगे। इट्स अ ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, मुझे बताना ही होगा, ये मेरी ड्यूटी है। Couldn't you think about it a bit? Talk to the boy again. Find out how it began. After all, apart from this person, isn't it rather a nice boy? वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम उस लड़के से बात करो और उससे 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 पूछो कि ये क्यों किया उसने ऐसा, या ये तमाम जो गड़बड़ हुई है ये कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि ये बच्चा अगर सिर्फ ये इसकी ये गलती हटा जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस ये गलती इसकी हटा दें हम, तो वो एक बहुत अच्छा बच्चा है। इज़न्ट ही रादर अ नाइस बॉय? ओह ही इज़ ऑल राइट, हाँ है तो वो बहुत अच्छा बच्चा। देन चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर ऑट टू बी सम अदर वे? वो कहती हैं जब वो एक अच्छा बच्चा है और वो एक ट्रबल प्रोड्यूस नहीं करता, तो देयर मस्ट बी सम अदर वे टू सॉर्ट आउट दिस मैटर, सम अदर वे इन अदर वे, सो दैट वी कुड सेव हिम फ्रॉम सैकिंग। कोई दूसरा रास्ता तो होगा जिससे क्या होगा कि हम जो है इस बच्चे को बचा पाएँ और ये स्कूल ना छोड़ के जाए। So let's end our today's lecture here. Tomorrow we'll continue from page number 17 and the paragraph number 1. In the end, I want to remind you to mark your attendance. I am seeing that there are so many views on the lecture, but there are only 2 or 3 attendances. So what you have to do, you have to mark your attendance. It is very important, and I have been warning you people from the very first lecture that it may create an issue for you. So better be cautious and mark your attendance. So until tomorrow, we will continue tomorrow inshallah. See you then. Allah Hafiz, take care.